हेलो फ्रेंड्स, ये है राजस्थान इतिहास से संबंधित बेहतरीन 500 प्रश्न जो सभी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। और ये सभी प्रश्न जो है वो रिपीट हो चुके हैं कई बार परीक्षाओं में। तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में युद्ध संग्रहालय की स्थापना अगस्त 2015 में की गई थी? यानी कि अगस्त 2015 में युद्ध संग्रहालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये जैसलमेर में युद्ध संग्रहालय की स्थापना की गई थी अगस्त 2015 में। अगला प्रश्न है, कर्नल जेम्स टॉड ने अपना यात्रा वृत्तांत ट्रैवल इन वेस्टर्न इंडिया किसे समर्पित किया था? तो जेम्स टॉड ने अपने गुरु यति ज्ञानचंद्र को, यति ज्ञानचंद्र कर्नल जेम्स टॉड के गुरु थे, तो उनका जो यात्रा वृत्तांत था ट्रैवल्स इन वेस्टर्न इंडिया अपने गुरु को समर्पित किया था। अगला प्रश्न है, किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्रीय कहा गया है? तो बिजोलिया शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्रीय कहा गया है। अगला प्रश्न है, बड़वा ग्राम कोटा से कितने मोखरी यूप स्तंभ मिले हैं? तो बड़वा ग्राम जो है अभी वर्तमान में बाना जिले के अंतर्गत आता है, परंतु ये पहले का जो डिटेल है या पहले प्रश्न में पेपर में आया था तो ये कोटा लिखा हुआ है यहाँ पर। तो बड़वा ग्राम में 3 मोखरी यूप स्तंभ मिले हैं। अगला प्रश्न है, मारवाड़ परगनारी विगत के लेखक कौन हैं? तो मुहनोत नैणसी जो हैं वो मारवाड़ परगनारी विगत के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान कहाँ स्थित है? तो ये जोधपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, मुंडियारी ख्यात का विषय क्या है? तो मारवाड़ के राठौड़ों पर मुंडियारी ख्यात लिखी गई है, इसलिए इसका विषय हो जाएगा मारवाड़ के राठौड़। अगला प्रश्न है, राजपूताना की किस रियासत के सिक्कों पर एक ओर साम्राज्य विक्टोरिया का चेहरा और दूसरी ओर अंग्रेजी में विक्टोरिया एम्प्रेस लिखा होता था, साथ ही दूसरी ओर जो है उर्दू तथा नागरी लिपि में महाराजा का नाम लिखा होता था? तो ये जो सिक्के हैं वो किस रियासत से संबंधित हैं? तो बीकानेर रियासत में ऐसे सिक्के बनाए जाते थे। अगला प्रश्न है, अजीतोदय पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो जगजीवन जो है वो अजीतोदय के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, पद्मनाभ ने किस ग्रंथ की रचना की? तो कानड़ देव प्रबंध की रचना पद्मनाभ ने की है। अगला प्रश्न है, सूरज प्रकाश ग्रंथ के रचयिता कौन हैं? तो करणीदान जो है वो सूरज प्रकाश ग्रंथ के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है, ए हिस्ट्री ऑफ राजस्थान पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो रीमा आहूजा है वो ए हिस्ट्री ऑफ राजस्थान पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन हैं? तो जयानक भट्ट पृथ्वीराज विजय के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान के विख्यात इतिहासकार जो समाज सुधारक भी रहे हैं तो वे हैं हरविलास शारदा। वे राजस्थान के इतिहासकार भी थे और मुख्य समाज सुधारक भी माने जाते हैं राजस्थान के। अगला प्रश्न है, पीथल यानी कि पीथल के नाम से पृथ्वीराज राठौड़ को जाना जाता है, तो पीथल द्वारा डिंगल भाषा में लिखे गए ग्रंथ कौन से हैं? तो गंगा लहरी और वेली कृष्ण रुक्मणीरी, ये दोनों ग्रंथ पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा डिंगल भाषा में लिखे गए थे। अगला प्रश्न है, भारतीय प्राचीन लिपि माला के लेखक कौन हैं? तो गौरीशंकर हीराचंद ओझा, GH ओझा जिसे हम कहते हैं, उन्होंने भारतीय प्राचीन लिपि माला के लेखक हैं और उसकी रचना की है। अगला प्रश्न है, शिशुपाल वध के लेखक कौन हैं? तो कवि माघ जो है वो शिशुपाल वध के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, पद्मावत के रचनाकार कौन हैं? तो मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन हैं? तो चंद्रवरदाई जो हैं वो पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, शेखावाटी की कला संपदा के संरक्षण हेतु 28 जून 2006 को राजकीय संग्रहालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसकी स्थापना सीकर में की गई थी। अगला प्रश्न है, 17वीं शताब्दी की रचना राज प्रशस्ति महाकाव्य के लेखक कौन हैं? तो रणछोड़ भट्ट तेलंग जो हैं वो राज प्रशस्ति महाकाव्य के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम अंग्रेजी इतिहासकार जिसने राजस्थान की जागीरदारी यानी कि फ्यूडलिज्म व्यवस्था पर लिखा था पहली बार, तो वे इतिहासकार कौन हैं? तो कर्नल जेम्स टॉड ने राजस्थान की जागीरदारी व्यवस्था के बारे में सबसे पहले लिखा था। जागीरदारी यानी कि सामंतवादी व्यवस्था। अगला प्रश्न है, वंश भास्कर के रचयिता कौन है? तो सूर्यमल मिश्रण जो है वो
वंश भास्कर के रचयिता हैं। अगला प्रश्न है, कवि राजा श्यामल दास व पुरातत्ववेत्ता मुनि जिन विजय सूरी का जन्म किस जिले में हुआ है? तो भीलवाड़ा जिले में इन दोनों का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, विद्यापति व जयसिंह सूरी ने क्रमशः किन ग्रंथों की रचना की? तो पुरुष परीक्षा व हमीर मद मर्दन ग्रंथों की इन्होंने रचना की। यानी कि विद्यापति ने पुरुष परीक्षा व जयसिंह सूरी ने हमीर मद मर्दन की रचना की है। अगला प्रश्न है, भारत के किस क्षेत्र में पंचमार्क सिक्कों के बारे में सर्वप्रथम साक्ष्य मिले थे? तो वह क्षेत्र हो जाएगा राजस्थान। यानी कि राजस्थान में सर्वप्रथम पंचमार्क सिक्कों के बारे में साक्ष्य मिले हैं। अगला प्रश्न है, पोथीखाना जयपुर, पुस्तक प्रकाश जोधपुर, सरस्वती भंडार उदयपुर में समृद्ध साहित्य उपलब्ध है, जो न केवल राजस्थान बल्कि पूरे भारत को समृद्ध बनाए हुए हैं। यह किससे संबंधित है? तो ये जो संस्थान दिए गए हैं वो राजस्थानी साहित्य से संबंधित है, जहाँ पर अतुल्य ज्ञान का भंडार आपको उपलब्ध हो जाएगा राजस्थानी साहित्य के बारे में। अगला प्रश्न है, ऐतिहासिक प्रमाणों, दस्तावेजों, पत्रों, मुगल फरमानों व हस्तचित्रित तस्वीरों के एल्बम के अध्ययन हेतु संग्रहण कहाँ स्थित है? तो ये राजस्थान राज्य अभिलेखागार जयपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, ढोला मारूरा दूहा नामक रचना किसके द्वारा रचित है? यानी किसके रचयिता कौन है? तो कवि कल्लोल द्वारा ढोला मारूरा दूहा की रचना की गई है। अगला प्रश्न है, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान के लेखक कर्नल जेम्स टोड कहाँ के पॉलिटिकल एजेंट थे? तो वे पश्चिमी राजपूत स्टेट यानी कि वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स के पॉलिटिकल एजेंट थे, जिसके अंडर में उदयपुर, चित्तौड़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ आदि क्षेत्र आते थे। अगला प्रश्न है, गिरधर ओसियां ने डिंगल भाषा में किस ग्रंथ की रचना की? तो गिरधर ओसियां ने डिंगल भाषा में सगत रासों की रचना की थी। अगला प्रश्न है, बीकानेर के राठौड़ारी ख्यात के लेखक कौन हैं? तो दयाल दास ने बीकानेर के राठौड़ारी ख्यात की रचना की है। अगला प्रश्न है, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान जिसके लेखक कर्नल जेम्स टोड थे, तो इस ग्रंथ का या इस बुक का दूसरा नाम क्या है? तो इसे हम दूसरा नाम इसका द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, हमीर महाकाव्य में चौहानों को बताया गया है। तो हमीर महाकाव्य में चौहानों को सूर्यवंशी बताया गया है। अगला प्रश्न है, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण युक्ति संबंधित है। तो वे चंद्रबरदाई से संबंधित है, जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान तृतीय से ये मोहम्मद गोरी को मारने के लिए कही थी। अगला प्रश्न है, नैणसिरी ख्यात किस भाषा में लिखी गई है? तो नैणसिरी ख्यात राजस्थानी भाषा में लिखी गई है। अगला प्रश्न है, महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है। तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति जो 1460 में लिखी गई थी, वह जो है वो राजस्थान में महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालती है। अगला प्रश्न है, आईने अकबरी के लेखक कौन हैं? तो अबुल फजल जो हैं वो आईने अकबरी के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, दयाल दासरी ख्यात की किस भाषा में मतलब किस रियासत का वर्णन करती है दयाल दासरी ख्यात? तो ये बीकानेर की रियासत का वर्णन करती है दयाल दासरी ख्यात। अगला प्रश्न है, राजस्थान में जन्मे संस्कृत के प्रसिद्ध कवि कौन हैं? तो वे कवि हैं कवि माघ। अगला प्रश्न है, हरिकेली नाटक के रचयिता कौन हैं? तो विग्रह राज चतुर्थ, जिसे हम बीसल देव के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने हरिकेली नाटक की रचना की है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर एल.पी. तेसीतोरी का संबंध किससे है? तो डॉक्टर एल.पी. तेसीतोरी का संबंध चारण साहित्य से है। अगला प्रश्न है, वीर सतसई के लेखक कौन हैं? तो सूर्यमल मिश्रण जो हैं वो वीर सतसई के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, हमीर महाकाव्य के लेखक कौन हैं? तो सारंगधर जो हैं वो हमीर महाकाव्य के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, रसिक रत्नावली के रचयिता कौन हैं? तो नरहरि दास जो है वो रसिक रत्नावली के रचयिता हैं। अगला प्रश्न है, झाड़ शाही सिक्के कहाँ प्रचलित थे? तो झाड़ शाही सिक्के जयपुर रियासत में प्रचलित थे। अगला प्रश्न है, पोथीखाना संग्रहालय कहाँ स्थित है? पोथीखाना संग्रहालय जयपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, राम रासों के लेखक कौन हैं? तो राम रासों के लेखक माधव दास हैं। अगला प्रश्न है, शार्दुल राजस्थान रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना किसने की थी? तो डॉक्टर दशरथ शर्मा ने शार्दुल राजस्थान रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है,
मालवगढ़ सिक्के कहाँ से मिले हैं? तो नलियासर से मालवगढ़ सिक्के मिले हैं। अगला प्रश्न है, किस राजस्थानी स्रोत हल्दी घाटी का विजेता प्रताप को माना गया है? तो हल्दी घाटी का विजेता प्रताप को राज रत्नाकर नामक ग्रंथ में माना गया है। अगला प्रश्न है, सांबर के चहमान शासकों की उपलब्धियों का वर्णन कहाँ किया गया है? तो हर्षनाथ मंदिर लेख में सांबर के चौहानों की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, अशोक का अभिलेख राजस्थान में कहाँ स्थित है? तो अशोक के अभिलेख हैं सम्राट अशोक के, तो वह विराटनगर और भाब्रू में अशोक के अभिलेख मौजूद हैं। अगला प्रश्न है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के लेखक कौन हैं? तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के लेखक महेश हैं। अगला प्रश्न है, विंशोपाक सिक्के किस वंश से संबंधित हैं? तो वे चहमान से वंश से संबंधित है और चहमान वंश ही आगे चल के चौहान वंश बना है। अगला प्रश्न है, डब्बू शाही सिक्के किस राज्य में प्रचलित थे? तो मेवाड़ राज्य में डब्बू शाही सिक्के प्रचलित थे। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज विजय किस भाषा में है? तो पृथ्वीराज विजय संस्कृत भाषा में है। अगला प्रश्न है, किस शिलालेख से ज्ञात होता है कि विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली को अपने अधीन किया था? तो ये जो सूचना जो है वो ऐसी है, बिजोलिया शिलालेख से मिलती है कि विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली को अपने अधीन किया था। अगला प्रश्न है, राजस्थान नामकरण किसने अपनी कृति में किया था? तो कर्नल जेम्स टोड ने अपनी एक कृति में राजस्थान का नामकरण राजस्थान नाम से किया था। अगला प्रश्न है, कौन सा शिलालेख राजस्थान में प्राचीन भागवत संप्रदाय की पुष्टि करता है? तो गोशुंडी शिलालेख, गोशुंडी का शिलालेख जो है वो राजस्थान में भागवत संप्रदाय की पुष्टि करता है। अगला प्रश्न है, रागमाला के लेखक कौन हैं? तो पुंडरीक रत्नाकर जो हैं वो रागमाला के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, रणकपुर प्रशस्ति की रचना कब हुई थी? तो 1439 में रणकपुर प्रशस्ति की रचना हुई थी। अगला प्रश्न है, राज प्रशस्ति की रचना कब हुई थी? तो 1676 ईस्वी में राज प्रशस्ति की रचना हुई थी। अगला प्रश्न है, बीकानेर प्रशस्ति की रचना कब हुई थी? तो 1594 ईस्वी में बीकानेर प्रशस्ति की रचना हुई थी। अगला प्रश्न है, कुंभलगढ़ प्रशस्ति की रचना कब हुई थी? तो 1460 ईस्वी में कुंभलगढ़ प्रशस्ति की रचना हुई थी। अगला प्रश्न है, इतिहास के सबसे प्रामाणिक स्रोत माने जाते हैं? तो पुरातात्विक स्रोत जो है वो इतिहास के सबसे प्रामाणिक स्रोत माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, गुड़ियों का संग्रहालय राजस्थान में कहाँ स्थित है? यानी कि डॉल म्यूजियम कहाँ स्थित है? तो ये जयपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, 31 अंदा रुपया किस टकसाल में बनाया जाता था? तो ये कुचामन टकसाल में बनाया जाता था। अगला प्रश्न है, किसानों से वसूली जाने वाली विभिन्न लाग बागों का उल्लेख किस शिलालेख में मिलता है? तो ये जो है वो चकली ताम्रपत्र 1483 ईस्वी में विभिन्न लाग बागों का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है, पाशुपत संप्रदाय से संबंधित गुरु विश्वेश्वर का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ये हर्ष पर्वत शिलालेख 1945 ईस्वी से मिलता है। अगला प्रश्न है, कवि चंद्रवरदाई ने राजपूतों की कितनी शाखाएं बताई है? तो चंद्रवरदाई ने राजपूतों की 36 शाखाएं बताई है। अगला प्रश्न है, पंडित विश्वेश्वर नाथ रेरू द्वारा रचित ग्रंथ कौन से हैं? तो हिस्ट्री ऑफ द राष्ट्रकूट्स और इतिहास निम्बाज तथा विश्वेश्वर स्मृति जो है वो पंडित विश्वेश्वर नाथ रेरू द्वारा रचित ग्रंथ हैं। अगला प्रश्न है, द लास्ट महाराणा ए बायोग्राफी ऑफ सवाई मानसिंह सेकेंड ऑफ जयपुर पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो क्रीवी कैक्टीन जो है वो इस पुस्तक के लेखक थे। अगला प्रश्न है, ओरिजिन ऑफ राजपूताना नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो J.A. आसोपा जो हैं इस पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, हिस्ट्री ऑफ चहमान पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो R.B. सिंह ने हिस्ट्री ऑफ चहमान पुस्तक लिखी थी। अगला प्रश्न है, डिंगला, भिडरिया और नाथद्वारिया क्या है? तो ये मेवाड़ में प्रचलित तांबे के सिक्के थे। अगला प्रश्न है, गदैया सिक्के कहाँ प्रचलित थे? तो ये उदयपुर में प्रचलित थे गदैया सिक्के। अगला प्रश्न है, गुण भाषा की रचना किसने की है? तो गुण भाषा की रचना हेम कवि ने की है। अगला प्रश्न है, राव जेतसिरो छंद किसने लिखा है? तो बीटू सुजा ने राव जेतसिरो छंद नामक ग्रंथ लिखा है।
अगला प्रश्न है हाला झालारी कुंडलियाँ नामक रचना किसकी है? तो ईसरदास भाटी ने हाला झालारी कुंडलियाँ नामक ग्रंथ की रचना की है। अगला प्रश्न है महादेव पार्वतीरी वैली किसके द्वारा रचित है? तो ये किसनों द्वारा रचित है, जिसका नाम महादेव पार्वतीरी वैली है। अगला प्रश्न है ब्रोच गुजर ताम्रपत्र के आधार पर राजपूतों को यूची जाति का वंशज मानते हुए उनका संबंध कुषाणों से यानी कुषाण जाति से किसने जोड़ा था? तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने ब्रोच गुजर ताम्रपत्र के आधार पर राजपूतों का संबंध कुषाणों से जोड़ा था। अगला प्रश्न है राजपूतों को हुणों की संतान किसने बताया? तो V.A. स्मिथ ने राजपूतों को हुणों की संतान बताया था। अगला प्रश्न है भीम डूंगरी गणेश डूंगरी किस सभ्यता से संबंधित है? तो ये बैराट सभ्यता से संबंधित है, भीम डूंगरी और गणेश डूंगरी। अगला प्रश्न है दोहरी सुरक्षा प्राचीर के साक्ष्य राजस्थान की किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? तो कालीबंगा सभ्यता से दोहरी प्राचीर के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है ए सर्वे ऑफ एंशिएंट साइट अलोंग द लॉस्ट सरस्वती रिवर किसका कार्य था? तो ये ओरेल स्टेन का कार्य था, जिसका नाम ए सर्वे ऑफ एंशिएंट साइट्स अलोंग द लॉस्ट सरस्वती रिवर। अगला प्रश्न है गुहिलोतों की ब्राह्मणों से उत्पत्ति के सिद्धांत के विरुद्ध कौन थे? तो G.H. ओझा जो हैं वो गुहिलोतों की ब्राह्मणों से उत्पत्ति के विरुद्ध थे, यानी कि इसके विरुद्ध में उनका पक्ष था। और जबकि पक्ष में दशरथ शर्मा, G.N. शर्मा और J.N. असोपा इससे पक्ष में संबंधित थे। अगला प्रश्न है आहड़वासियों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो आहड़वासी अयस्क तांबे को गलाना और ताम्र वस्तुएं बनाना उनका मुख्य व्यवसाय था। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी कालीबंगा को किसने कहा? तो कालीबंगा जो है वह सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी है, ऐसा मानना दशरथ शर्मा का था। अगला प्रश्न है 1950-51 में कालीबंगा की पहचान किसने की? तो अमलानंद घोष ने जो है वो सर्वप्रथम कालीबंगा की खोज की थी। अगला प्रश्न है प्राचीन ज्ञानेश्वर सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो नीम का थाना सीकर से ज्ञानेश्वर सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है बीजक की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो विराटनगर जयपुर में बीजक की पहाड़ियाँ स्थित है। अगला प्रश्न है पूर्व हड़प्पा काल के व्यापक अवशेष कहाँ पाए गए हैं? तो पूर्व हड़प्पा काल के व्यापक अवशेष हनुमानगढ़ जिले से प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है कालीबंगा को प्रकाश में लाने का श्रेय किसका है, यानी किसे दिया जाता है? तो अमलानंद घोष को जो है वो कालीबंगा को प्रकाश में लाने का श्रेय है। अगला प्रश्न है राजस्थान में जुते हुए खेतों के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो कालीबंगा से राजस्थान में जुते हुए खेतों के प्रमाण मिले हैं। अगला प्रश्न है राजस्थान राज्य के पुनर्गठन से पूर्व सर्वप्रथम सन 1934 में ताम्र सामग्री की प्राप्ति नागौर की परबतसर तहसील के किस स्थान पर हुई थी? तो वो स्थान था कुराड़ा, जो परबतसर तहसील में स्थित है, वहाँ से सर्वप्रथम ताम्र सामग्री प्राप्त हुई थी। अगला प्रश्न है राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो विराटनगर से राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष मिले हैं। अगला प्रश्न है गणेश्वर का टीला जहाँ से ताम्र अवशेष मिले हैं ये कहाँ स्थित है? तो गणेश्वर का टीला सीकर में स्थित है। अगला प्रश्न है कालीबंगा व पीलीबंगा कहाँ स्थित है? तो ये हनुमानगढ़ में स्थित है। अगला प्रश्न है आहड़ का प्राचीन नाम क्या था? तो आहड़ का प्राचीन नाम धूलकोट, आगाटपुर और ताम्रवर्ती नगरी आगाट के नाम है प्राचीन। अगला प्रश्न है लोह युगीन सभ्यता कौन कौन सी हैं? तो भीनमाल प्लाना जो जालोर में स्थित है और मलाह जो भरतपुर में स्थित है आदि जो है वो लोह युगीन सभ्यताएं हैं। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो कालीबंगा व रंगमहल से सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष मिले हैं। अगला प्रश्न है कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ, यानी कि काली चूड़ियाँ। अगला प्रश्न है मौर्य सभ्यता के प्रमाण किस स्थान पर मिले हैं? तो बैराट सभ्यता जयपुर से मौर्य सभ्यता के प्रमाण मिले हैं। अगला प्रश्न है 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता कौन सी है? तो आहड़ जो है वो 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता है। अगला प्रश्न है महाभारत काल के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो बैराट जयपुर से महाभारत काल के अवशेष मिले हैं।
अगला प्रश्न है रंगपुर, जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, तो ये कहाँ स्थित है? तो रंगपुर जो है वो सौराष्ट्र गुजरात में। अगला प्रश्न है मध्यमिका, जिसे नगरी भी कहते हैं, तो ये किस जिले में स्थित है? तो मध्यमिका चित्तौड़ जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है राजपूत वैदिक आर्यों की संतान है, यह किसका मत है? तो गौरीशंकर हीराचंद ओझा का, यानी कि GH ओझा का मत है कि राजपूत वैदिक आर्यों की संतान है। अगला प्रश्न है भारत के प्राचीनतम सिक्के कौन से हैं? तो पंचमार्क सिक्के, जिन्हें आहत सिक्के भी कहते हैं, वे भारत के प्राचीनतम सिक्के हैं। अगला प्रश्न है ताम्रपाषाण कालीन स्थल बालाथल कहाँ स्थित है? तो बालाथल जो है वो उदयपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है शिवी जनपद कहाँ बसा था? तो शिवी जनपद मध्यमिका चित्तौड़ में बसा था। अगला प्रश्न है प्राचीन जनपद जांगल को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो वर्तमान में गंगानगर बीकानेर का क्षेत्र पहले जांगल जनपद या जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है आहड़ सभ्यता के उत्खननकर्ता कौन है? तो AK व्यास और HD सांकलिया आहड़ सभ्यता के उत्खननकर्ता थे। अगला प्रश्न है अग्निकुंडीय सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो चंद्र बरदाई अग्निकुंडीय सिद्धांत के प्रतिपादक थे। अगला प्रश्न है गणेश्वर सभ्यता का समय DP अग्रवाल के अनुसार क्या था? तो पूर्व हड़प्पा काल गणेश्वर सभ्यता का समय बताया था DP अग्रवाल ने। अगला प्रश्न है राजपूतों की विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया? तो DR भंडारकर ने राजपूतों की विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत दिया था। अगला प्रश्न है आहड़ संस्कृति का मुख्य लक्षण क्या है? तो काले व लाल मृदबाण तथा तांबे के उपकरण आहड़ संस्कृति के मुख्य लक्षण हैं। अगला प्रश्न है गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये कांतली, या जिसे हम कांटली भी कहते हैं, उस नदी के किनारे स्थित है और ये अंतःप्रवाह की नदी है। अगला प्रश्न है डीडवाना किस संस्कृति से संबंधित है? तो डीडवाना पुरापाषाण काल से संबंधित है। अगला प्रश्न है कालीबंगा में प्राप्त चबूतरे किससे निर्मित थे? तो ये मिट्टी की ईंटों से निर्मित थे, कालीबंगा से प्राप्त चबूतरे। अगला प्रश्न है बालाथल के उत्खननकर्ता कौन थे? तो बालाथल जो उदयपुर में स्थित है उसके उत्खननकर्ता VN मिश्र थे। अगला प्रश्न है मिनांडर की मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई है? तो मिनांडर की मुद्राएं बैराठ से प्राप्त हुई है, जो जयपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है कौन सा सैंधव स्थल घग्गर नदी के तट पर स्थित है? तो कालीबंगा जो है वो घग्गर नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है किस नगर का महाभारत व महाभाष्य दोनों में उल्लेख है? तो मध्यमिका, जिसे नगरी भी कहते हैं, इसका महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लेख है। अगला प्रश्न है कालीबंगा से कितनी अग्निवेदिकाएं मिली है? तो कालीबंगा से 7 अग्निवेदिकाएं मिली है। अगला प्रश्न है अनाज रखने के बड़े मृदभांड गोरे व खोटे कहाँ से मिले हैं? तो ये आहड़ से प्राप्त हुए हैं मृदभांड, गोरे व कोठे। अगला प्रश्न है राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण का कार्य सर्वप्रथम 1871 ईस्वी में प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? तो पुरातात्विक सर्वेक्षण का कार्य राजस्थान में ACL कार्लाइल द्वारा 1871 ईस्वी में सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है रंगमहल 1952 ईस्वी के उत्खननकर्ता कौन थे? तो रंगमहल की 1952 ईस्वी में हन्ना रिड ने उत्खनन का कार्य किया था। अगला प्रश्न है किस स्थल से अपोलोडोटस का सिक्का मिला है? तो रेड जो टोंक में स्थित है वहाँ से अपोलोडोटस का सिक्का मिला है। अगला प्रश्न है आभानेरी तथा राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल के हैं? तो ये गुर्जर प्रतिहार काल के हैं। अगला प्रश्न है प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था? तो यशपाल जो है वो प्रतिहार वंश का अंतिम शासक था। अगला प्रश्न है महान संस्कृत कवि व नाट्यकार राजशेखर किसके दरबार में दरबारी कवि थे? तो वे महेंद्रपाल प्रथम व महिपाल के मतलब दोनों शासकों के दरबारी कवि रहे थे। अगला प्रश्न है प्रतिहार शासकों के शिलालेखों में पदाधिकारियों का उल्लेख किस नाम से आता है? तो राजपुरुष नाम से प्रतिहार पदाधिकारियों का उल्लेख आता है शिलालेखों में। अगला प्रश्न है राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी कौन सी थी? तो मंडोर जो है वो प्रारंभिक राजधानी के रूप में संस्थापक थे जो हरिश्चंद्र, उनकी राजधानी थी मंडोर। अगला प्रश्न है इतिहासकार RC मजूमदार के अनुसार गुर्जर प्रतिहारों ने कितनी शताब्दी तक अरब आक्रमणकारियों के लिए बाधक का काम किया था? तो 3 से 5वीं शताब्दी तक RC मजूमदार के अनुसार उन्होंने प्रतिहारों ने बाधक का काम किया था आक्रमणकारियों के लिए, अरब आक्रमणकारियों के लिए। अगला प्रश्न नागभट्ट प्रथम किस राजवंश से संबंधित हैं?
तो वे गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, किस प्रतिहार शासक के काल में प्रसिद्ध ग्वालियर प्रशस्ति की रचना हुई? तो भोज प्रथम के काल में प्रसिद्ध ग्वालियर प्रशस्ति की रचना हुई है। अगला प्रश्न है, मंडोर के प्रतिहार माने जाते हैं? तो मंडोर के प्रतिहार क्षत्रिय माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, किस प्रतिहार राजा ने आदिवराह की उपाधि धारण की? तो मिहिर भोज ने आदिवराह की उपाधि धारण की है। अगला प्रश्न है, ओसिया के मंदिर समूह किसकी देन है? तो प्रतिहार शासकों की देन है ओसिया के मंदिर समूह। ओसिया जोधपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया? तो गुर्जरों को प्रभाकर वर्धन ने पराजित किया। अगला प्रश्न है, गुर्जर प्रतिहारों का अन्य नाम क्या है? तो गुर्जर प्रतिहारों को अग्निकुंडीय राजपूत भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रतिहार व पालों पर विजय, यानी प्रतिहार व पाल शासकों पर विजय की खुशी में ध्रुव ने गंगा और यमुना को छिन्न के रूप में किस में सम्मिलित किया था? तो ध्रुव ने राष्ट्रकूट कुलछिन्न यानी कि राष्ट्रकूट एल्बम में शामिल किया था। अगला प्रश्न है, गुर्जर प्रतिहार, पाल व राष्ट्रकूट शासन किस प्रकार के राजतंत्र थे? तो ये सब केंद्रीय राजतंत्र थे। अगला प्रश्न है, मूणौत नैणसी ने गुर्जर प्रतिहारों की कितनी शाखाओं का वर्णन किया है? तो मूणौत नैणसी ने 26 शाखाओं का वर्णन किया है। अगला प्रश्न है, नागभट्ट प्रथम की राजधानियाँ कौन कौन सी थी? तो उज्जैन, मेड़ता और जालोर नागभट्ट प्रथम की राजधानियाँ थी। अगला प्रश्न है, राजस्थान में प्रतिहारों की सबसे प्राचीन व महत्वपूर्ण शाखा कौन सी थी? तो मंडोर शाखा जो है वो प्रतिहारों की सबसे महत्वपूर्ण शाखा मानी जाती है और प्राचीन भी है ये। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री वैनसांग, जिसे युआन चांग भी इसका दूसरा नाम है, ने गुर्जरों की राजधानी का नाम क्या बताया है? तो भीनमाल को वैनसांग ने पीलो मोलो कहकर संबोधित किया है और इसे गुर्जरों की राजधानी बताया है। अगला प्रश्न है, वह प्रतिहार शासक जिसने कन्नौज विजय के उपलक्ष्य में परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की है? तो नागभट्ट द्वितीय ने परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की है कन्नौज विजय के पश्चात। अगला प्रश्न है, महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो कलानिधि, रसिक प्रिया, नृत्य रत्नकोश, संगीत सार, संगीत मीमांसा आदि ग्रंथ कुंभा द्वारा रचित हैं। अगला प्रश्न है, महाराणा कुंभा द्वारा रचित संगीत राज कितने कोश में विभक्त है? तो जो संगीत राज सार है वो 5 कोशों में विभक्त है। अगला प्रश्न है, चंपानेर की संधि जो 1456 ईस्वी में हुई, ये किन राज्यों के मध्य हुई थी? तो मालवा के महमूद खिलजी व गुजरात के कुतुबुद्दीन ऐबक के बीच हुई थी और दोनों ने ये कुंभा के विरुद्ध की थी। अगला प्रश्न है, महाराणा प्रताप के समय अकबर ने शाहबाज खान को कितनी बार मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए भेजा था? तो 3 बार आक्रमण करने के लिए भेजा था। अगला प्रश्न है, महाराणा राज सिंह के समकालीन मुगल बादशाह कौन था? तो राज सिंह के समकालीन औरंगजेब था दिल्ली गद्दी पर। अगला प्रश्न है, किन राजपूतों ने मुगलों का सहयोग किया था? तो जयपुर के मान सिंह और बीकानेर के राय सिंह ने मुगलों का भरपूर सहयोग किया था। अगला प्रश्न है, महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? तो खातौली का युद्ध 1517 ईस्वी में इब्राहिम लोदी को परास्त किया था सांगा ने। अगला प्रश्न है, महाराणा सांगा ने बाबर की सेना को किस युद्ध में परास्त किया था? तो बयाना भरतपुर का युद्ध हुआ था 16 फरवरी 1527 ईस्वी में, उसमें बाबर को हराया था सांगा ने। अगला प्रश्न है, 1657 ईस्वी के मुगल उत्तराधिकारी युद्ध में मेवाड़ के महाराणा से औरंगजेब ने सहायता मांगी थी, तो वो मेवाड़ के महाराणा कौन थे? तो राज सिंह से सहायता मांगी थी मुगल उत्तराधिकारी युद्ध में औरंगजेब ने। अगला प्रश्न है, उदय सिंह के साथ चित्तौड़ छोड़ने पर पन्नादाय को कहाँ आश्रय प्राप्त हुआ था? तो कुंभलगढ़ में पन्नादाय को आश्रय प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी के युद्ध में दोनों पक्षों के हाथियों के क्या नाम थे? तो लूणा रामप्रसाद ये प्रताप के हाथी थे, यानी प्रताप के पक्ष के हाथी थे, और गजमुक्ता और गजराज ये मान सिंह यानी अकबर के पक्ष के हाथी थे। अगला प्रश्न है, 1679 ईस्वी में औरंगजेब तथा राज सिंह के मध्य उत्पन्न कटुता का प्रमुख कारण क्या था? तो औरंगजेब द्वारा 1679 ईस्वी में हिंदुओं पर पुनः जजिया कर का लगाना दोनों में ही उत्पन्न वैमनस्य का प्रमुख कारण था। अगला प्रश्न है, अकबर द्वारा प्रताप से बातचीत करने हेतु भेजे गए दूतों का सही क्रम क्या है? तो जलाल खां, उसके बाद मान सिंह, फिर भगवान दास और अंत में टोडरमल को भेजा था अकबर ने प्रताप से बातचीत करने के लिए। अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो ये 18 जून 1576 ईस्वी को हुआ था।
अगला प्रश्न है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ का नाम परिवर्तित कर क्या रखा गया? तो खिजराबाद रखा गया था। अगला प्रश्न है प्रताप की सेना का पठान सेना नायक कौन था? तो हाकिम खां सूर जो थे वो प्रताप के पठान सेना नायक थे। अगला प्रश्न है खानवा के युद्ध में सांगा के पक्ष में मारवाड़ सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो राव मालदेव द्वारा सांगा के पक्ष में मारवाड़ की सेना का नेतृत्व किया गया था। अगला प्रश्न है महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो गोगुंदा में हुआ था ये सर्वप्रथम राज्याभिषेक। अगला प्रश्न है किस रानी ने अलाउद्दीन खिलजी के 1303 ईस्वी के आक्रमण में चित्तौड़ पर करने पर जोहर किया था? तो पद्मिनी ने जोहर किया था 1303 में चित्तौड़ पर आक्रमण करने पर। अगला प्रश्न है अकबर ने 1567 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण किया, तो उस समय मेवाड़ का महाराणा कौन था? तो उस समय उदय सिंह जो थे वो मेवाड़ के महाराणा थे। अगला प्रश्न है दिवेर का युद्ध 1582 ईस्वी के पश्चात प्रताप की राजधानी कौन सी बनी? यानी कि दिवेर के युद्ध के बाद जो 1582 ईस्वी में हुआ था उसके बाद प्रताप की राजधानी कौन सी थी? तो उसके बाद चावंड को प्रताप ने राजधानी बनाया था। अगला प्रश्न है हल्दीघाटी के युद्ध के पीछे अकबर का क्या उद्देश्य था? तो प्रताप को अपने अधीन लाना ये अकबर का मुख्य उद्देश्य था। अगला प्रश्न है हल्दीघाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध किसने कहा? तो अबुल फजल जो हैं वो उन्होंने खमनोर का युद्ध कहा है हल्दीघाटी के युद्ध को। अगला प्रश्न है महाराणा प्रताप ने कितने वर्ष शासन किया? तो 24 वर्ष शासन किया है महाराणा प्रताप ने। अगला प्रश्न है महाराणा कुंभा मेवाड़ के शासक कब बने? तो 1433 ईस्वी में मेवाड़ के शासक बने थे महाराणा कुंभा। अगला प्रश्न है कर्नल टोड ने किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा? तो दिवेर के युद्ध को कर्नल टोड ने मेवाड़ का मैराथन कहा है। अगला प्रश्न है कुंभा की माता कौन थी? तो कुंभा की माता का नाम सौभाग्य देवी था। अगला गुहिल के पिता कौन थे? अगला प्रश्न है गुहिल के पिता कौन थे? तो शिलादित्य जो थे वो गुहिल के पिता थे। अगला प्रश्न है कुंभा को राजस्थान का अभिनव भट्टाचार्य कहा जाता है, तो ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि वह संगीत प्रेमी था, इसलिए अभिनव भट्टाचार्य कहा जाता है। अगला प्रश्न है कौन सा दिल्ली सुल्तान गुहिल शासक जैत्र सिंह से पराजित हुआ था? तो दिल्ली सुल्तान इल्तुतमिश जो थे वो जैत्र सिंह से पराजित हुए थे और ये भूथाला के युद्ध में पराजित हुए थे। अगला प्रश्न है कृष्णा कुमारी किस राज्य की राजकुमारी थी? तो ये मेवाड़ राज्य की राजकुमारी थी। इनको इनके पिता द्वारा जहर दे दिया गया था। अगला प्रश्न है कुंभा के शासनकाल में किस प्रश्न को लेकर गुजरात व मेवाड़ में संघर्ष हुआ? तो नागौर का उत्तराधिकारी विवाद जो है उसको लेकर दोनों राज्यों के बीच संघर्ष हुआ था। अगला प्रश्न है कुंभा ने मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी को किस युद्ध में बंदी बनाया था? तो सारंगपुर के युद्ध में दोनों जो महमूद खिलजी था उसको बंदी बनाया था कुंभा ने, और इस विजय के उपलक्ष्य में ही कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है गीत गोविंद पर टीका जो कुंभा द्वारा रचित है तो इसका नाम क्या है? तो जो रसिक प्रिया है कुंभा द्वारा रचित वो गीत गोविंद पर टीका है। अगला प्रश्न है महान विजेता, महान सेना नायक, महान निर्माता तथा महान विद्वान कौन था? तो राजस्थान का ऐसा एकमात्र शासक है वो है महाराणा कुंभा। अगला प्रश्न है खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो 17 मार्च 1527 ईस्वी को भरतपुर की रूपवास तहसील में खानवा का युद्ध हुआ था महाराणा सांगा और बाबर के मध्य। अगला प्रश्न है अलाउद्दीन के सैनिक अभियानों में एक योद्धा तथा प्रत्यक्ष दृष्टा के रूप में भाग लेने वाले पर्शियन लेखक कौन थे? तो अमीर खुसरो जो थे वो अलाउद्दीन के जो सैनिक अभियान थे उनमें प्रत्यक्षदर्शी, योद्धा और लेखक के रूप में भाग लेने वाले व्यक्ति थे। अगला प्रश्न है 1578 में कुंभलगढ़ पर किसने आक्रमण किया था? तो शाहबाज खां ने 1578 ईस्वी में कुंभलगढ़ पर आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है इतिहासकार बेंदायुनी ने किस युद्ध को गोगुंदा के युद्ध की संज्ञा दी? तो हल्दीघाटी के युद्ध को बेंदायुनी ने गोगुंदा का युद्ध कहा है। अगला प्रश्न है कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ की थर्मोपल्ली किसे कहा है? तो हल्दीघाटी के युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा है। साथ ही मेवाड़ का मैराथन दिवेर के युद्ध को कहा था। अगला प्रश्न है अपना सिर काटने वाली हाड़ी रानी का मूल नाम क्या था? तो सहल कंवर जो है उनका मूल नाम था। अगला प्रश्न है महाराणा प्रताप के सौतेले भाई जगमाल को जहाजपुर की जागीर
किसने प्रदान की थी? तो अकबर ने प्रदान की थी विद्रोह करने के लिए जगमाल को। अगला प्रश्न है, मान सिंह के चले जाने पर गोगुंदा को पुनः किसने हस्तगित किया था? तो हल्दीघाटी के युद्ध के बाद जब मान सिंह चले गए थे तो पुनः गोगुंदा पर आक्रमण कर महाराणा प्रताप ने गोगुंदा को अपने अधिकार में ले लिया था। अगला प्रश्न है, महाराणा प्रताप ने अकबर के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए किसे उकसाया था? तो ईडर के नारायण दास को प्रताप ने उकसाया था कि वे अकबर के विरुद्ध विद्रोह करें। अगला प्रश्न है, महाराणा प्रताप को पकड़ने का अंतिम असफल प्रयास 1584-85 ईस्वी में किसके द्वारा छेड़ा गया था या किसके नेतृत्व में छेड़ा गया था? तो ये जगन्नाथ कछुआ के नेतृत्व में छेड़ा गया था। अगला प्रश्न है, हल्दीघाटी के युद्ध के पश्चात प्रताप के विरुद्ध भेजे गए सैन्य अभियान का सही क्रम क्या है? तो इस बार अब्दुल रहीम खान खाना को भेजा गया पहले, उसके बाद शाहबाज खान और फिर जगन्नाथ कछुआ अंतिम रूप में आए थे। अगला प्रश्न है, महाराणा कुंभा के दरबार में कौन कौन कवि थे? तो टीला भट्ट, मुनि सुंदर सूरी और नाथा आदि जो थे वो दरबारी कवि थे। अगला प्रश्न है, नैणसिरी ख्यात में गुहिलों की कितनी शाखाओं का उल्लेख मिलता है? तो 24 शाखाओं का उल्लेख मिलता है नैणसिरी ख्यात, जो मुणौत नैणसी द्वारा लिखी गई थी। अगला प्रश्न है, बादशाह ने मेवाड़ के राणा को आपस के समझौते से अधीन किया था, ना कि बल से। यह कथन किसका है? तो ये सर टॉमस रो का है, जिन्होंने कहा था कि बादशाह ने मेवाड़ के राणा को आपस के समझौते में अधीन किया था, ना कि बल से। अगला प्रश्न है, खानवा का युद्ध में राणा सांगा के पक्ष में कौन कौन थे? तो खानवा के युद्ध में राणा सांगा के पक्ष में ईडर का भारमल, वीरमदेव मेड़तिया, महमूद लोधी, हसन खां मेवाती, राव मालदेव और मेदिनी रॉय आदि शासक मारवाड़ के थे। मालदेव जो थे वो मारवाड़ के थे, चंदेरी के मेदिनी राय थे, वीरमदेव मेड़ता के थे और ईडर के भारमल थे। महमूद लोधी, हसन खां मेवाती जो मेवात के शासक थे, ये सभी जो थे वो सांगा के पक्ष में थे। अगला प्रश्न है, प्रताप ने चावंड को राजधानी बनाया, जो मेवाड़ की राजधानी कब तक रही? तो ये 1615 ईस्वी तक मेवाड़ की राजधानी रही। अगला प्रश्न है, खानवा के युद्ध में सांगा के घायल होने पर राज चिन्ह किसने धारण किया? तो झाला अज्जा ने राज चिन्ह धारण किया। अगला प्रश्न है, विजय कटकातु की उपाधि किसने धारण की? तो महाराणा राज सिंह ने विजय कटकातु की उपाधि धारण की। अगला प्रश्न है, हल्दीघाटी के युद्ध में प्रताप के पक्षधर कौन कौन थे? तो हल्दीघाटी के युद्ध में प्रताप के पक्षधर राम सिंह तंवर, बीदा झाला, राव कृष्णदास चुंडावत जो थे वो हल्दीघाटी के युद्ध में प्रताप के पक्षधर थे। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन के चित्तौड़ का आक्रमण का वर्णन किसमें किया गया है? तो मुख्यतः खजाइन उल फतह में अमीर खुसरो ने वर्णन किया है, क्योंकि ये जो था वो अमीर खुसरो इस अभियान में उनके साथ था पर्शियन लेखक के रूप में। अगला प्रश्न है, सुमेलगिरी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो सुमेलगिरी का युद्ध 5 जनवरी 1544 ईस्वी में राव मालदेव और शेर शाह सूरी के बीच लड़ा गया था। अगला प्रश्न है, 1572-73 में अकबर नागौर यात्रा के टाइम आया था ये, तो अकबर ने जोधपुर किसे सपुर्द किया था, यानी किसे दिया था? 1572 ईस्वी में अकबर ने जोधपुर को किसे दिया था? तो अकबर ने ये बीकानेर के राय सिंह को दिया था अपनी नागौर यात्रा के समय। अगला प्रश्न है, किस राठौड़ राजपूत ने मुगलों से आजीवन संघर्ष किया? तो राव चंद्रसेन ने जो राजपूत था उन्होंने मुगलों से आजीवन संघर्ष किया था। अगला प्रश्न है, मालदेव के पश्चात मारवाड़ का शासक कौन बना? तो राव चंद्रसेन जो थे वो मारवाड़ के शासक बने थे राव मालदेव के बाद। अगला प्रश्न है, रूपाधाय का संबंध जोधपुर के किस महाराजा से है? तो जिस प्रकार पन्नाधाय का संबंध उदय सिंह से, उसी प्रकार रूपाधाय जो मारवाड़ में है प्रसिद्ध थी, तो जो किसकी धाय थी एक तरह से, तो वो जसवंत सिंह से संबंधित है। अगला प्रश्न है, बीकानेर के राय सिंह ने किन 2 मुगलों की सेवा की है? तो अकबर व जहांगीर, इन दोनों की सेवा की है राय सिंह ने। अगला प्रश्न है, राठौड़ शब्द जो दक्षिण की किस जाति से बना है? तो ये राष्ट्रकूटों से बना है। अगला प्रश्न है, किस रियासत का उम्मेद सिंह अंतिम शासक था? तो जोधपुर रियासत का अंतिम शासक उम्मेद सिंह था। अगला प्रश्न है, किस शासक ने 1444 ईस्वी में बीकानेर का पुनः अधिकार
राव जैत सिंह के पुत्र कल्याणमल को दिया था। तो शेरशाह सूरी ने राव जैत सिंह के पुत्र कल्याणमल को ये पुनः बीकानेर का अधिकार दिया था। अगला प्रश्न है, बीकानेर के राजा राय सिंह को 1593 ईस्वी में किस अभियान पर भेजा गया था? तो थट्टा के अभियान पर भेजा गया था 1593 ईस्वी में राय सिंह को। अगला प्रश्न है, जोधपुर और जैसलमेर के शासकों के मध्य पोखरण परगना के अधिकार को लेकर विवाद था। तो इस विवाद का निपटारा किस शासक के काल में हुआ था? तो जहांगीर के काल में इस विवाद का निपटारा हुआ था। अगला प्रश्न है, महाराणा जसवंत सिंह के राज्यारोहण के समय कितना मनसब प्रदान किया गया था? तो उन्हें 4000 जात व 4000 सवार का मनसब प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है, कर्नल टोड ने राठौड़ों का यूलिसेज किसे कहा है? तो दुर्गादास राठौड़ को राठौड़ों का यूलिसेज कहा है कर्नल जेम्स टोड ने। अगला प्रश्न है, मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है? तो राव चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जोधपुर की स्थापना राव जोधा द्वारा कब की गई थी? तो 12 मई 1459 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न है, हसमत वाला राजा किसे कहा जाता है? तो राव मालदेव को हसमत वाला राजा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राजपूताना में राठौड़ों की पहली राजधानी कौन सी थी? तो मंडोर जो है वो जोधपुर की मंडोर, वहाँ पर जो वो मंडोर है वो राठौड़ों की पहली राजधानी है। अगला प्रश्न है, मालदेव के 2 सेना नायक जो सुमेलगिरी के युद्ध में प्रबल रूप से लड़े थे, तो वे कौन कौन थे? तो जेता व कूपा नामक वीर सेना नायक जो थे वो सुमेलगिरी के युद्ध में प्रबल रूप से लड़े थे मालदेव के पक्ष से। अगला प्रश्न है, वह सिपह सलार जिसे शाहजहां ने औरंगजेब के विद्रोह का दमन करने के लिए भेजा था, तो वे कौन थे? तो जसवंत सिंह को औरंगजेब के विद्रोह का दमन करने के लिए शाहजहां ने भेजा था। अगला प्रश्न है, जहांगीर ने दलथम्बन की उपाधि किसे प्रदान की? तो गज सिंह को दलथम्बन की उपाधि प्रदान की थी जहांगीर ने। अगला प्रश्न है, मुगल बादशाह अपनी विजयों में से आदि के लिए, यानी कि मुगल बादशाह जो थे वो अपनी विजयों में से आदि के लिए राठौड़ों की 1,00,000 तलवारों के एहसानमंद थे। तो ये कथन किसका था? तो कर्नल जेम्स टोड ने ये कथन कहा था कि जो मुगल थे जो अपनी विजयों में से, जितने भी उन्होंने विजय हासिल किए उनमें से आदि विजयों के लिए राठौड़ों की 1,00,000 तलवारों के एहसानमंद थे। अगला प्रश्न है, जोधपुर महाराजा अभय सिंह और सर बुलंद खां के बीच अहमदाबाद का युद्ध का आंखों देखा वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? तो राज रूपक में ये अहमदाबाद के युद्ध का आंखों देखा वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न है, बीकानेर शासक कर्ण सिंह किन मुगल शासकों के समकालीन थे? तो वे शाहजहां और औरंगजेब के समकालीन थे। अगला प्रश्न है, गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने कान का कच्चा किसे कहा है? तो अजीत सिंह को उन्होंने कान का कच्चा कहा है। अगला प्रश्न है, किस शासक ने राज्यकाल के दौरान दिल्ली शिवालिक स्तंभ अभिलेख उत्कीर्ण करवाया था? तो विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली शिवालिक स्तंभ उत्कीर्ण करवाया था। अगला प्रश्न है, कटिबांधव किस शासक की उपाधि थी? तो विग्रहराज चतुर्थ की उपाधि थी कटिबांधव। अगला प्रश्न है, हमीर ने सुल्तान अलाउद्दीन के किस विद्रोही सेनापति को रणथंभौर दुर्ग में शरण दी थी? तो मीर मोहम्मद शाह को हमीर ने शरण दी थी जो अलाउद्दीन से विद्रोह कर चुका था। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के मध्य कितने युद्ध लड़े गए? तो 2 युद्ध लड़े गए थे, तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज तृतीय के समकालीन चंदेल शासक कौन थे? तो परमर्दी देव चंदेल जो थे वो शासक थे पृथ्वीराज तृतीय के समय, और ये महोबा के शासक थे, और आला और उदल जो थे वो इनके सेनापति थे। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के विजयों का कालक्रम क्या है? तो पहले उन्होंने रणथंभौर, फिर चित्तौड़ और सिवाना और अंत में जालौर विजय हासिल की थी। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन के रणथंभौर आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? तो उस समय हमीर जो थे वो रणथंभौर के शासक थे। अगला प्रश्न है, फरिश्ता के अनुसार अलाउद्दीन ने जालौर पर द्वितीय आक्रमण कब किया? तो 1311 ईस्वी में सेकंड आक्रमण किया था अलाउद्दीन ने जालौर पर। अगला प्रश्न है, अजमेर को सर्वप्रथम राजधानी किसने बनाया? तो अजय राज ने सर्वप्रथम राजधानी बनाया है अजमेर को। अगला प्रश्न है, 1191 के तराइन के युद्ध, ये प्रथम युद्ध था,
तो किस शासक को आक्रमणकारी शहाबुद्दीन गोरी से लड़ना पड़ा था? तो पृथ्वीराज तृतीय को शहाबुद्दीन गोरी से लड़ना पड़ा था प्रथम युद्ध में। अगला प्रश्न है विख्यात स्मारक 2.5 दिन का झोपड़ा जो पहले या कहें तो तत्कालीन संस्कृत महाविद्यालय था, तो इसका निर्माण किसने करवाया था इस संस्कृत महाविद्यालय का? तो विग्रहराज चतुर्थ यानी कि बीसल देव ने इस संस्कृत महाविद्यालय का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है चौहान राजवंश का संस्थापक कौन था? तो वासुदेव जो थे वो चौहान राजवंश के संस्थापक थे और ये सूचना बिजोलिया शिलालेख के अनुसार मिलती है। अगला प्रश्न है रणथंभौर आक्रमण में हमीर के विरुद्ध किस मुगल सेना नायक ने खिलजी की सेना का नेतृत्व किया था? तो नुसरत खान ने खिलजी की सेना नायक थे खिलजी के रणथंभौर के आक्रमण के टाइम। अगला प्रश्न है अलाउद्दीन ने रणथंभौर पर आक्रमण किया क्यों किया था? तो हमीर ने सुल्तान के विद्रोहियों को शरण दी थी। अगला प्रश्न है बूंदी में रंगमहल का निर्माण किसने करवाया? तो छत्रसाल ने रंगमहल का निर्माण करवाया था बूंदी में। अगला प्रश्न है पृथ्वीराज चौहान की पदवी क्या थी? तो दल पुंगल जो पृथ्वीराज चौहान की पदवी थी। अगला प्रश्न है चौहान राजवंश का आरंभिक केंद्र क्या था? तो सपादलक्ष जो है वो आरंभिक केंद्र था। सपादलक्ष यानी सांबर के आसपास का एरिया सपादलक्ष के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है पृथ्वीराज चौहान ने किसे पराजित किया था? तो चंदेल, भंडारक और चालुक्य आदि और नागार्जुन को भी पराजित किया था। ये पृथ्वीराज चौहान द्वारा पराजित किए गए थे। अगला प्रश्न है जालोर की चौहान शाखा का संस्थापक कौन था? तो कीर्तिपाल जो है वो जालोर की चौहान शाखा का संस्थापक था। अगला प्रश्न है हमीर के कोटिजन्य यज्ञ का निर्देशन किसने किया था? तो विश्वरूप ने हमीर के कोटिजन्य यज्ञ का निर्देशन किया था। अगला प्रश्न है किस राजस्थानी ग्रंथ में खिलजी के जालोर आक्रमण का उल्लेख है? तो कानड़ देव प्रबंध में खिलजी के जालोर आक्रमण का उल्लेख है। अगला प्रश्न है चौहानों की रणथंभौर शाखा का प्रवर्तक कौन था, यानी कि किसने शुरू किया था इसे? तो गोविंद राज जो थे वो रणथंभौर शाखा के प्रवर्तक थे। अगला प्रश्न है खिलजी ने जालोर का नाम परिवर्तित कर क्या रखा था? तो जलालाबाद जालोर का नाम परिवर्तित करके खिलजी ने रखा था। अगला प्रश्न है गौरी के आक्रमण के समय चालुक्यों को सहायता देने के विरुद्ध पृथ्वीराज तृतीय को परामर्श देने वाला मंत्री कौन था? तो कदमवास था उस मंत्री का नाम जिन्होंने पृथ्वीराज तृतीय को सहायता के विरुद्ध सिफारिश दी थी। अगला प्रश्न है अंग्रेजों ने मांगरोल के युद्ध जो 1821 ईस्वी में हुआ था, तो इस युद्ध में कोटा के महाराव के विरुद्ध किसकी सहायता की थी? तो झाला जालिम सिंह की सहायता की थी मांगरोल के युद्ध में कोटा महाराव के विरुद्ध। अगला प्रश्न है चौहानों का ब्राह्मण से उत्पन्न होना किसने माना है? तो ये मत डॉक्टर D.R. भंडारकर का था। अगला प्रश्न है गुवक किस वंश का शासक था? तो गुवक जो है वो चहमान यानी कि चौहान वंश का शासक था। अगला प्रश्न है हुंजा नामक घोड़ा किस शासक के पास था? तो हुंजा नामक घोड़ा उम्मेद सिंह के पास था जो बूंदी के महाराव थे। अगला प्रश्न है ललित विग्रह राज के रचयिता सोमदेव किसके दरबार में थे? तो ललित विग्रह राज के रचयिता सोमदेव विग्रह राज चतुर्थ के दरबार में दरबारी कवि के रूप में थे। अगला प्रश्न है 1300 ईस्वी में रणथंभौर आक्रमण में खिलजी का कौन सा सेना नायक मारा गया था? तो नुसरत खां 1300 के जो आक्रमण किया गया था खिलजी ने रणथंभौर पर, तो उसमें नुसरत खां मारा गया था। अगला प्रश्न है किस राजपूत द्वारा नेह तरंग की रचना की गई थी? तो राव बुद्ध सिंह द्वारा नेह तरंग की रचना की गई थी। अगला प्रश्न है आमेर शासक अनुराज के जीवन की मुख्य घटना कौन सी थी? तो अपने राज्यकाल में के प्रारंभ में गजनवी के आक्रमण को उन्होंने खदेड़ा था, मालवा के नरवर्मन को पराजित करने में सफल रहे थे और चालुक्य नरेश जयसिंह सिद्धराज की पुत्री से विवाह किया था और अपने ही पुत्र द्वारा मारे गए थे। अगला प्रश्न है रणथंभौर विजय के बाद खिलजी ने दुर्ग को किसके अधिकार में सौंपा था? तो उलुग खां के अधिकार में सौंपा था रणथंभौर दुर्ग को। अगला प्रश्न है आमेर राजा बहरमल की पुत्री का विवाह अकबर के साथ कहाँ किया गया था? तो सांबर में किया गया था। अगला प्रश्न है किन खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण सवाई जयसिंह द्वारा
करवाया गया था? तो दिल्ली, उज्जैन, जयपुर, मथुरा और बनारस, इन 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया गया था सवाई जयसिंह प्रथम द्वारा। अगला प्रश्न है, किस शासक ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो मानसिंह द्वितीय ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में, और उस समय उन्होंने 5 लाख रुपए दान किए थे। अगला प्रश्न है, राजपूतों द्वारा मराठों के विरुद्ध हुरडा नामक स्थान पर सम्मेलन कब किया गया था? तो 17 जुलाई 1734 ईस्वी में हुरडा सम्मेलन किया गया था मराठों के विरुद्ध। अगला प्रश्न है, किस राजपूत राजा ने हरिनाथ, सुंदरदास, जगन्नाथ जैसे विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया था? तो आमेर के राजा मानसिंह ने इनको संरक्षण प्रदान किया था। अगला प्रश्न है, सवाई जयसिंह के किस राजकवि ने रामरासा की रचना की थी? तो श्री कृष्ण भट्ट कवि कलानिधि ने रामरासा की रचना की थी, जो सवाई जयसिंह के दरबारी कवि थे। अगला प्रश्न, 1733 ईस्वी में जीज ए मोहम्मद शाही पुस्तक जो नक्षत्र ज्ञान पर आधारित थी, इसकी रचना किसने की थी? तो इसकी रचना जयपुर के सवाई जयसिंह ने की थी। अगला प्रश्न है, किसके पुत्र जगत सिंह ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की थी? तो सवाई प्रताप सिंह के पुत्र थे जगत सिंह, उन्होंने सर्वप्रथम ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की थी, जो जयपुर के शासक थे। अगला प्रश्न है, किस राजा के दरबार में विभिन्न विषयों की बाईसी यानी कि बाईसी की भरमार थी? तो सवाई प्रताप सिंह के दरबार में विभिन्न विषयों की बाईसी की भरमार थी। अगला प्रश्न है, डूढाड़ राज्य की स्थापना किसने की थी? तो दुल्हा राय ने डूढाड़ राज्य की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, शाह शुजा द्वारा विद्रोह करने पर शाहजहां ने किसके नेतृत्व में सेना भेजी थी? तो मिर्जा राजा जयसिंह के नेतृत्व में शाहजहां ने शुजा के विरुद्ध सेना भेजी थी। अगला प्रश्न है, 1585-86 में केवल जिस राजपूत शासक को 5000 का मनसब प्राप्त हुआ था, तो वे कौन थे? तो राजा मानसिंह जो थे, उनको इस अवधि में 5000 का मनसब प्राप्त हुआ था, मात्र उन्हें ही प्राप्त हुआ था इस अवधि में 5000 का मनसब। अगला प्रश्न है, जिस जयपुर स्थित मुबारक महल जो हिंदू, मुस्लिम तथा ईसाई परंपरा का सुंदर समन्वय है, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो सवाई माधो सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है, मुगलों के साथ समर्पण एवं सहयोग की नीति का पालन करने वाला प्रथम राजवंश कौन था? तो यह प्रथम राज्य कौन सा था? तो ये आमेर था, जिन्होंने सहयोग एवं समर्पण की नीति का पालन किया था मुगलों के साथ। अगला प्रश्न है, जगत शिरोमणि मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये जयपुर में स्थित है और ये सवाई मानसिंह द्वारा बनवाया गया था। अगला प्रश्न है, तुंगा की लड़ाई, तुंगा जो अभी वर्तमान में दौसा में है, तो ये कब लड़ी गई थी? तो ये 28 जुलाई 1787 ईस्वी में लड़ी गई थी। अगला प्रश्न है, अकबर से वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला प्रथम राजपूत कुल कौन सा था? तो कछवाहा वंश जो था, वो अकबर से वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला प्रथम राजपूत कुल था। अगला प्रश्न है, मिर्जा राजा की उपाधि किसे प्रदान की गई थी? तो जयसिंह प्रथम को मिर्जा राजा की उपाधि प्रदान की गई थी। महाराजा स्कूल ऑफ जयपुर, जो महाराजा स्कूल जयपुर है, उसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1844 ईस्वी में महाराजा स्कूल जयपुर की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, किस शासक ने 3 मुगल बादशाहों की सेवा की थी? तो मिर्जा राजा जयसिंह ने 3 मुगल बादशाहों की सेवा की थी। अगला प्रश्न है, कछवाहा राजवंश के संरक्षण में लॉन्ग टेबल का अनुवाद विभाग सारणी के रूप में किया गया, तो इसके अनुवादक कौन थे? तो विद्याधर जो थे, वो इसके अनुवादक थे। अगला प्रश्न है, कौन से यूरोपीय खगोल शास्त्री सवाई जयसिंह के निमंत्रण पर जयपुर आए? तो फादर एंटोनी गैबल्स प्रागवे, जो पुर्तगाल के थे, वो जयसिंह के निमंत्रण पर जयपुर आए थे। अगला प्रश्न है, अकबर द्वारा मानसिंह को किन मुगल प्रांतों का सूबेदार यानी कि राज्यपाल नियुक्त किया गया था? तो काबुल, बिहार और बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न है, किस महाराजा के दरबार में 22 कवि, 22 ज्योतिषी, 22 संगीतज्ञ और 22 विषय के विशेषज्ञ के रूप में गंधर्व 22 विद्यमान थी? यानी एक तरह से ये पहला प्रश्न आ चुका है, यानी कि 22 विद्यमान थी। तो ये सवाई प्रताप सिंह के दरबार में विद्यमान थी। अगला प्रश्न है, अकबर ने 7000 का मनसब व फरजंद की उपाधि किसे दी? फरजंद यानी कि पुत्र की उपाधि किसे दी? तो सवाई मानसिंह को ये उपाधि दी थी। अगला प्रश्न है, 12 कोटड़ी नाम से प्रसिद्ध राज्य कौन सा था? तो आमेर को 12 कोटड़ी नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, बारमल ने अकबर की अधीनता कब स्वीकार की थी?
तो 1562 ईस्वी में बहरमल ने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। अगला प्रश्न है, राजपूताना के किस क्षेत्र पर बरीक वंश ने शासन किया था? तो बयाना क्षेत्र पर बरीक वंश ने शासन किया था। अगला प्रश्न है, अकबर द्वारा नागौर दरबार कब आयोजित किया गया था? तो 1570 ईस्वी में नागौर दरबार आयोजित किया गया था अकबर द्वारा। अगला प्रश्न है, डीग के जलमहलों का निर्माण किसने करवाया? तो महाराजा सूरजमल ने डीग के जलमहलों का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है, जैसलमेर में 1550 ईस्वी में वहाँ के शासक लूणकर्ण के समय अर्धशाका हुआ, क्योंकि केसरिया तो हुआ था परंतु जौहर नहीं हो सका था। अगला प्रश्न है, जाट वंश का 18वीं सदी के मध्य किस भूभाग पर आधिपत्य था? तो भरतपुर व धौलपुर भूभाग पर जाट वंश का आधिपत्य था। अगला प्रश्न है, टोंक राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आमिर खां पिंडारी द्वारा टोंक राज्य की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, शेखावाटी राज्य का संस्थापक कौन था? तो राव शेखा जो थे वो शेखावाटी राज्य के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है, टोंक में सुनहरी कोठी का निर्माण किसने करवाया? तो नवाब इब्राहिम खां ने सुनहरी कोठी का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है, चावड़ों का सबसे प्राचीन राज्य कौन सा था? तो भीनमाल चावड़ों का सबसे प्राचीन राज्य था। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय कोटा का शासक कौन था? तो राम सिंह सेकंड जो थे वो कोटा के शासक थे। अगला प्रश्न है, कविवृष की उपाधि किसे दी गई? तो मुंज को कविवृष की उपाधि दी गई थी। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय करौली के शासक कौन थे? तो मदन पाल जो थे वो करौली के शासक थे 1857 की क्रांति के समय। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय बांसवाड़ा का शासक कौन था? तो बांसवाड़ा के शासक 1857 की क्रांति के समय लक्ष्मण सिंह थे। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन राजस्थान के राज्यों में शासक के बाद सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी महामात्य के रूप में होता था, यानी कि किस नाम से जाना जाता था? तो वो महामात्य के रूप में जाना जाता था। अगला प्रश्न है, खालसा भूमि पर किसका नियंत्रण होता था? तो खालसा भूमि पर राजा का नियंत्रण होता था। अगला प्रश्न है, चौरी कर की प्रकृति क्या थी, यानी कि चौरी कर कब लिया जाता था? तो ये पुत्री के विवाह पर दिया जाने वाला कर था, यानी कि जनता द्वारा यदि किसी व्यक्ति द्वारा पुत्री का विवाह किया जाता है तो राज्य को चौरी कर दिया जाता था। अगला प्रश्न है, राजस्थान के प्रत्येक राज्य में महकमा-ए बकायत होता था, तो जिसका क्या कार्य था? तो अच्छी फसल के समय शेष राजस्व की वसूली करना महकमा-ए बकायत का कार्य था। अगला प्रश्न है, तलवार बंधाई क्या थी? तो नए जागीरदार की गद्दी नशीन के समय उत्तराधिकार के रूप में लिया जाने वाला शुल्क था। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने अपने शासनकाल में हिंदू यानी कि राजपूत व मराठा मनसबदारों की संख्या में सर्वाधिक वृद्धि की? तो औरंगजेब के समय ये सर्वाधिक वृद्धि देखी गई है और जागीरदारों का एक तरह से अकाल तक पड़ गया ऐसा तक माना जाता है, यानी मनसबदार ज़्यादा थे और जागीरदारें भी कम हो गई थी उसके टाइम पे। अगला प्रश्न है, इजारा क्या है? तो इजारा राजस्व की एक ठेका प्रणाली है। अगला प्रश्न है, मदद-ए-माश मध्यकालीन राजपूत शासन में किसे दी जाती थी? तो कुलीन वर्ग को दी जाती थी मदद-ए-माश। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन राजस्थान में जब्ती एक प्रणाली थी, तो ये जब्ती क्या थी? तो ये भू लगान निर्धारण की एक विधि थी। अगला प्रश्न है, बीकानेर के किस शासक को जहांगीर ने पदस्थ किया था? तो राजा सूर सिंह को जहांगीर ने पदस्थ किया था, यानी गद्दी पर बिठाया था। अगला प्रश्न है, रह कला किसका एक प्रकार है? तो पहिए वाली गाड़ी पर लगी हल्की तोप जिसे बैल खींचते थे वह रह कला कहलाती थी। अगला प्रश्न है, सामंत व्यवस्था मूलतः कैसी थी या क्या थी? तो ये प्रशासनिक सैनिक व्यवस्था थी एक प्रकार की। अगला प्रश्न है, सामंती जागीर पर सामंत का अधिकार कैसा होता था? तो सामंत का अधिकार जन्मजात यानी कि पैतृक होता था। अगला प्रश्न है, सामंत प्रशासन का मूल स्वरूप कैसा था? तो टेंट के समान सामंत प्रशासन का मूल स्वरूप था। अगला प्रश्न है, राजा के उत्तराधिकारी को निश्चित करने में निर्णायक भूमिका किसकी होती थी? तो सामंत की महत्वपूर्ण भूमिका होती थी उत्तराधिकारी को निर्धारण करने में। अगला प्रश्न है, एकमात्र रियासत जहां उत्तराधिकारी शुल्क नहीं लिया जाता था तो वह रियासत जैसलमेर थी। अगला प्रश्न है, खालसा भूमि में न्याय का कार्य कौन करता था?
तो हाकिम न्याय का कार्य करता था खालसा भूमि में, जिसका नियंत्रण राजा के पास होता था। अगला प्रश्न है बापीदार किसान कौन थे? तो बापीदार किसान खेत के स्वामी थे। अगला प्रश्न है मेवाड़ में प्रथम श्रेणी के सामंत यानी सरदार क्या कहलाते थे? तो उन्हें उमराव कहा जाता था। अगला प्रश्न है चिराग किसका नाम है? तो ये एक प्रकार की तहसील प्रशासन का नाम था मध्यकालीन राजस्थान में। अगला प्रश्न है मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह द्वितीय के समय प्रथम श्रेणी के जागीरदारों की कितनी संख्या थी? तो 16 जागीरदारों की संख्या थी। अमर सिंह द्वितीय के समय प्रथम श्रेणी के जागीरदार थे। अगला प्रश्न है मारवाड़ में वीरता साहित्य तथा सेवा के लिए सिरोपाव देने की परंपरा थी। तो सर्वोच्च सिरोपाव कौन सा था? तो हाथी सिरोपाव सर्वोच्च सिरोपाव माना जाता था। अगला प्रश्न है मारवाड़ के वह सामंत जिन्हें राजा का निकट संबंधी होने के कारण 3 पीढ़ियों तक चंवरी और रेख कर देने से मुक्त रखा जाता था, तो वो क्या कहलाते थे? तो राजवी कहलाते थे वो, जो राजा के निकट संबंधी होते थे। अगला प्रश्न है बारह कोटड़ी नामक सामंत व्यवस्था का संबंध किस राज्य से है? तो आमेर राज्य में 12 कोटड़ी सामंत व्यवस्था प्रचलित थी, यानी कि 12 जागीरदारें एक तरह से होती होगी उस समय, इसलिए इसे 12 कोटड़ी कहा जाता है। अगला प्रश्न है लाटा व कुंता का संबंध किससे है? तो उपज कर आंकने की पद्धति जो है वो लाटा व कुंता कहलाती है, तो उपज आंकने की पद्धति से इनका संबंध हो जाएगा। अगला प्रश्न है भूमि बंदोबस्त की साध प्रथा का संबंध किस राज्य से है? तो भूमि बंदोबस्त की साध प्रथा का संबंध मेवाड़ राज्य से हो जाएगा। अगला प्रश्न है राजस्थान के इतिहास में पट्टा रेख से क्या अभिप्राय है? तो पट्टा रेख आंकलित राजस्व होता है, अनुमानित राजस्व कह सकते हैं हम इसे। अगला प्रश्न है अड़सट्टा क्या है? तो अड़सट्टा जयपुर राज्य का भूमि संबंधी रिकॉर्डी दस्तावेज है। अगला प्रश्न है डाबी व जीवनी सामंतों की श्रेणियाँ कहाँ प्रचलित थी राजस्थान में? तो ये जैसलमेर में प्रचलित थी। अगला प्रश्न है विधवा पुनर्विवाह के अवसर पर कौन सा कर लिया जाता था? तो कागली व नाता कर लिया जाता था विधवा पुनर्विवाह के अवसर पर। अगला प्रश्न है राजस्थान में 1807 ईस्वी में सर्वप्रथम भूमि बंदोबस्त किस राज्य में करवाया गया था? तो ये कोटा राज्य में झाला जालिम सिंह द्वारा करवाया गया था। अगला प्रश्न है राजस्थान में रायका क्या है? तो रायका जो है परंपरागत ऊँट का पालन पोषण करने वाली जाति है। अगला प्रश्न है धावड़िया किन्हें कहते हैं? तो धावड़िया वे लोग होते हैं जो कारवां या काफिले को लूटते हैं। अगला प्रश्न है बाल विवाह प्रथा किस शासक के काल में प्रारंभ हुई थी? तो ये हर्षवर्धन के काल में प्रारंभ हुई थी, यानी कि 7वीं शताब्दी का मध्य में। अगला प्रश्न है सागड़ी प्रथा का क्या अर्थ है? तो सागड़ी प्रथा एक प्रकार की बंधुआ मजदूरी होती है। अगला प्रश्न है बढ़ार का भोजन किस अवसर पर रखा जाता है? तो विवाह के अवसर पर बढ़ार का भोजन रखा जाता है। अगला प्रश्न है ओलंदी क्या है? तो ओलंदी जो होती है वो नववधु के साथ आने वाली लड़की या स्त्री होती है, जिसे ओलंदी कहा जाता है। अगला प्रश्न है गोगा नवमी कब मनाई जाती है? तो ये भाद्रपद कृष्ण नवमी को मनाई जाती है। अगला प्रश्न है अक्षय तृतीया का पर्व कब मनाया जाता है? तो वैशाख शुक्ल तृतीया को अक्षय तृतीया मनाई जाती है। अगला प्रश्न है निर्जला एकादशी कब मनाई जाती है? तो ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को निर्जला एकादशी मनाई जाती है। अगला प्रश्न है गुड़ला त्यौहार जोधपुर में कब मनाया जाता है? मारवाड़ का प्रसिद्ध है गुड़ला त्यौहार, तो ये चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है बूढ़ी तीज, जिसे बड़ी तीज भी कहते हैं, तो ये कब मनाई जाती है? तो ये भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है। अगला प्रश्न है कजली तीज का मेला व त्यौहार कहाँ का प्रसिद्ध है? तो बूंदी का प्रसिद्ध है कजली तीज का मेला व त्यौहार। अगला प्रश्न है जल झूलनी एकादशी कब मनाई जाती है? तो ये भाद्रपद शुक्ल एकादशी को मनाई जाती है। अगला प्रश्न है छोटी तीज किस माह में आती है? तो ये श्रावण मास में आती है। अगला प्रश्न है करवा चौथ का पर्व कब मनाया जाता है? तो कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को करवा चौथ मनाया जाता है। अगला प्रश्न है खेजड़ी वृक्ष की पूजा किस अवसर पर की जाती है? तो खेजड़ी वृक्ष की पूजा दशहरे पर की जाती है। अगला प्रश्न है चैत्र मास में गणगौर पूजन की तिथि क्या है? तो चैत्र शुक्ल तृतीया को गणगौर की पूजा होती है। अगला प्रश्न है शक संवत के अनुसार 22 जून तथा 23 जुलाई के मध्य कौन सा माह आता है? तो लगभग इस समय अवधि में आषाढ़ का महीना होता है। अगला प्रश्न है ईस्टर के त्यौहार के पीछे ईसाइयों की क्या मान्यता है?
तो ईस्टर के त्यौहार के पीछे ये मान्यता है कि इस दिन ईसा मसीह जो थे वो पुनर्जीवित हुए थे। अगला प्रश्न है, बोहरा संप्रदाय का या समुदाय का उर्स कहाँ लगता है? तो गलियाकोट में लगता है, बाबा फखरुद्दीन की दरगाह पर। अगला प्रश्न है, कजली तीज को सातुड़ी तीज भी कहते हैं, ये किस माह में मनाई जाती है? तो ये भाद्रपद मास में मनाई जाती है कजली तीज। अगला प्रश्न है, जयपुर में तीज की सवारी किस माह में निकाली जाती है? तो श्रावण मास में निकाली जाती है कजली तीज की सवारी। अगला प्रश्न है, वीर तेजा जी के प्रमुख मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है राजस्थान में? तो पर्वतसर जो नागौर में स्थित है वहाँ पर मुख्य मेले का आयोजन किया जाता है, प्रमुख मेला है उनका ये। अगला प्रश्न है, मरु महोत्सव का आयोजन कहाँ होता है? तो जैसलमेर में मरु महोत्सव का आयोजन होता है। अगला प्रश्न है, गोमतेश्वर का मेला कहाँ लगता है? तो सिरोही में लगता है ये। अगला प्रश्न है, फूल डोल उत्सव किस संप्रदाय द्वारा मनाया जाता है? तो फूल डोल उत्सव जो है वो शाहपुरा भीलवाड़ा में मनाया जाता है और ये राम स्नेही संप्रदाय द्वारा मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, घोटिया अम्बा का मेला किस जिले में लगता है? तो ये बांसवाड़ा जिले में आयोजित होता है। अगला प्रश्न है, गोमतेश्वर धाम कहाँ है? तो प्रतापगढ़ में है गोमतेश्वर धाम। अगला प्रश्न है, बाबू महाराज का मेला कहाँ लगता है? तो धौलपुर में बाबू महाराज का मेला लगता है। अगला प्रश्न है, पुष्कर का मेला किस तिथि को आयोजित होता है? तो कार्तिक पूर्णिमा को आयोजित होता है पुष्कर का मेला। अगला प्रश्न है, तेजा दशमी कब मनाई जाती है? तो तेजा दशमी भाद्रपद शुक्ल दशमी को आयोजित की जाती है, मनाई जाती है। अगला प्रश्न है, रूणेचा के रामदेव जी के मेले की क्या विशेषता है? तो रामदेव जी के मेले की विशेषता है सांप्रदायिक सद्भाव, यानी हिंदू मुस्लिम एकता और इसका समन्वय देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध केला देवी मंदिर का आयोजन कब होता है या कहाँ होता है? तो केला देवी मेले का आयोजन करौली में होता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में गधों का मेला कहाँ लगता है? तो लुणियावास जयपुर में, लुणियावास जगह है जयपुर की, एक जिले के अंतर्गत आती है, तो वहाँ पर गधों का मेले का आयोजन होता है। अगला प्रश्न है, अजमेर में प्रतिवर्ष उर्स की तिथि क्या है? तो पहली रजब से 9 रजब तक ख्वाजा साहब के उर्स का आयोजन होता है। अगला प्रश्न है, करणी माता का मेला साल में कितनी बार लगता है? तो 2 बार आयोजित होता है ये मेला। अगला प्रश्न है, चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर राजस्थान में कहाँ मनाई जाती है? तो नाथ द्वारा में गुलाबी गणगौर मनाई जाती है और ये फूलों से खेली जाती है। अगला प्रश्न है, सवाई भोज आसिंद जो भीलवाड़ा में है उनका मेला कब लगता है? तो ये भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को सवाई भोज आसिंद का मेला लगता है। अगला प्रश्न है, मारवाड़ी की उपबोलियां कौन सी हैं? तो बीकानेरी, जोधपुरी, थली आदि बोलियां मारवाड़ी की उपबोलियां हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी श्रेणी कहानी व कथा विधा से संबंधित है? तो वात जो है वो कहानी और कथा की श्रेणी में आती है। अगला प्रश्न है, बादली के रचनाकार कौन है? तो चंद्र सिंह जो है वो बादली के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है, मारवाड़ी भाषा का विशुद्ध रूप कहाँ दृष्टिगत होता है? तो जोधपुर व उसके समीपवर्ती क्षेत्रों में मारवाड़ी भाषा विशुद्ध रूप से देखी जा सकती है। अगला प्रश्न है, जमीन रो धनी कुण व मिंजर पुस्तक के रचनाकार कौन हैं? तो कन्हैयालाल सेठिया जो हैं वो जमीन रोधनी व मिंजर के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की रचना की है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की मानक बोली के रूप में कौन सी प्रसिद्ध है? तो मारवाड़ी जो है वो राजस्थान की मानक बोली के रूप में प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, सरस्वती पुस्तकालय जो अलभ्य व दुर्लभ्य साहित्य का अप्रतिम खजाना है कहाँ स्थित है? तो ये फतेहपुर सीकरी में स्थित है। अगला प्रश्न है, राजस्थानी हिंदी संक्षिप्त शब्दकोश के संपादक कौन है? तो पद्मश्री सीताराम लालस जो है वो राजस्थानी हिंदी संक्षिप्त शब्दकोश के संपादक हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में बोलियों का वैज्ञानिक वर्गीकरण या अध्ययन करने वाले विद्वान कौन हैं? तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन जो थे वो बोलियों का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाले विद्वान थे राजस्थान में। अगला प्रश्न है, प्रशासनिक कार्यों में हिंदी भाषा के प्रयोग को अनिवार्य करने के लिए राजस्थान ने राजभाषा अधिनियम कब पारित किया गया? तो 1967 को ये अधिनियम पारित किया गया है। अगला प्रश्न, राजस्थान में पोथीगर अध्ययन केंद्र किस देश की सहायता से खोले गए? तो ये जापान की सहायता से खोले गए थे। अगला प्रश्न है, राजस्थानी भाषा का उत्पत्ति काल क्या है?
तो 12वीं शताब्दी का अंतिम चरण है इसका उत्पत्ति काल। अगला प्रश्न है, प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र के रचयिता कौन है? तो राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री इसके रचयिता है। अगला प्रश्न है, हमीर रासो की भाषा क्या है? तो पिंगल जो है वो हमीर रासो की भाषा है। अगला प्रश्न है, पाथल व पीथल के रचनाकार कौन हैं? तो कन्हैयालाल सेठिया ही इसके रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है, सुंदर विलास की रचना किसने की है? तो सुंदरदास जी ने सुंदर विलास की रचना की है। अगला प्रश्न, राजस्थानी भाषा का सबसे समृद्ध साहित्य कौन सा है? तो सबसे समृद्ध साहित्य हो जाएगा राजस्थानी का चारण साहित्य। अगला प्रश्न है, उद्योधन सूरी की रचना कौन सी है? तो उद्योधन सूरी की रचना कुवलय माला है। अगला प्रश्न, राजस्थान का गजेटियर किसे कहा जाता है? तो मारवाड़ा परगनारी विगत को राजस्थान का गजेटियर कहा जाता है। अगला प्रश्न, राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है? तो मुहणोत नैण सिंह को राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बाधा में भूगोल नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो हरीश बादानी ने बाधा में भूगोल नामक पुस्तक की रचना की है। अगला प्रश्न है, मेघमाल की रचना किसने की? तो सुमेर सिंह शेखावत ने मेघमाल की रचना की है। अगला प्रश्न है, राधा नामक ग्रंथ की रचना किसने की है? तो सत्य प्रकाश जोशी द्वारा राधा नामक ग्रंथ की रचना की गई है। अगला प्रश्न है, जगरोती बोली का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो करौली में जगरोती बोली बोली जाती है। अगला प्रश्न है, कायम रासो की रचना किसने की है? तो जान कवि ने कायम रासो की रचना की है। अगला प्रश्न है, ध्यान मंजरी के रचनाकार कौन हैं? तो अग्रदास जी जो हैं वो ध्यान मंजरी के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है, शार्दुल परमार नामक ग्रंथ किसके द्वारा रचित है? तो जाड़ा चारण द्वारा शार्दुल परमार नामक ग्रंथ की रचना की गई है। अगला प्रश्न है, भक्तमाल की रचना किसने की है? तो नाभादास जी जो थे उन्होंने भक्तमाल की रचना की है। अगला प्रश्न है, अहिरवाटी बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो ये बहरोड, मंडावर और कोटपुतली के आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। अगला प्रश्न है, राजस्थानी भाषा का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? तो 1650 से 1850 ईस्वी के मध्य का काल जो है वो राजस्थानी का स्वर्ण काल है। अगला प्रश्न है, धावड़ी बोली किस जिले में बोली जाती है? तो ये उदयपुर में बोली जाती है। अगला प्रश्न, ढाटी बोली किस जिले से संबंधित है? तो ये बाड़मेर जिले से संबंधित है। अगला प्रश्न, राजस्थानी साहित्य की प्रारंभिक रचना हंसावली किसके द्वारा रचित है? तो ये असाहित द्वारा रचित है। राजस्थान की साहित्य की प्रारंभिक रचना हंसावली। अगला प्रश्न है, गला लैंग वीर काव्य की रचना किसने की है? तो अमरनाथ जोगी द्वारा इसकी रचना की गई है। अगला प्रश्न है, रूसी कथाओं के राजस्थानी अनुवाद गजबन के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किसे दिया गया? तो लक्ष्मी कुमारी चुंडावत जो जयपुर की थी उन्हें ये दिया गया है। उन्होंने इसका अनुवाद किया था जिसका नाम था गजबन। अगला प्रश्न है, राजस्थान का प्रथम यानी राजस्थानी भाषा का प्रथम नाटक कौन सा था? तो केसर विलास प्रथम नाटक था राजस्थानी का। अगला प्रश्न है, केसर विलास नाटक की रचना कब और किसके द्वारा की गई है? तो 1918 को यानी कि 1980 को शिवचंद्र भरतिया ने इसकी रचना की है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद पहला राजस्थानी उपन्यास कौन सा है? तो आभे पटकी 1956 में इसकी रचना हुई है और श्रीलाल नथमल जोशी द्वारा इसकी रचना की गई है। अगला प्रश्न है, पहला राजस्थानी उपन्यास कौन सा है? तो भरतेश्वर बाहुबली रास 1184 ईस्वी में रचित है। ये शालिभद्र सूरी द्वारा ये पहला राजस्थानी उपन्यास है। अगला प्रश्न है, राज्य की पारंपरिक व विलुप्त हो रही कलाओं के संरक्षण, खोज व संवर्धन करने और उसका समन्वित विकास करने के उद्देश्य से स्थापित संस्था कौन सी है? तो जवाहर कला केंद्र इस उद्देश्य से स्थापित संस्था है। अगला प्रश्न है, राजस्थानी संगीत नाटक अकादमी कहाँ स्थित है? तो ये जोधपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये उदयपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, राजस्थानी साहित्य अकादमी कहाँ स्थित है? तो ये उदयपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, अधिकांश सांस्कृतिक गतिविधियाँ जयपुर में कहाँ संपन्न होती है? तो ये जवाहर कला केंद्र में संपन्न होती है। अगला प्रश्न है, जागती ज्योत पत्रिका का संपादन किसके द्वारा किया जाता है? तो राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी बीकानेर द्वारा इसका प्रकाशन किया जाता है।
अगला प्रश्न है, राजस्थान का प्रथम आकाशवाणी केंद्र का उद्घाटन कब और कहाँ किया गया? तो जयपुर में उद्घाटन किया गया था इसका 9 अप्रैल 1955 को। अगला प्रश्न, राजस्थान में वर्तमान में आकाशवाणी के कितने केंद्र हैं? तो 17 केंद्र हैं वर्तमान में। अगला प्रश्न है, राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी कहाँ स्थित है? तो ये भरतपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, विरुद्ध छतहरी व किरतार बावनी के लेखक कौन है? तो दुरसा आड़ा जो थे वो विरुद्ध छतहरी और किरतार बावनी नामक ग्रंथों के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है, मंछाराम सेवक द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? तो रघुनाथ रूपक के रचनाकार हैं मंछाराम सेवक। अगला प्रश्न है, जीन भद्र सूरी ज्ञान भंडार कहाँ स्थित है? तो ये सोनारगढ़ जैसलमेर में स्थित है। अगला प्रश्न है, अरबी फारसी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये टोंक में स्थित है। अगला प्रश्न है, बागोर की हवेली कहाँ स्थित है? तो ये उदयपुर में स्थित है। और वैसे बागोर की बात करें तो बागोर भीलवाड़ा में है, परंतु बागोर की हवेली उदयपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, द रिसर्चर पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? तो द रिसर्चर नामक पत्रिका का संपादन राजस्थान पुरातत्व व संग्रहालय विभाग द्वारा किया जाता है और ये जयपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का प्रथम संग्रहालय कौन सा है? तो सेंट्रल म्यूजियम यानी कि केंद्रीय संग्रहालय, जिसे हम अल्बर्ट म्यूजियम हॉल भी कहते हैं, जो जयपुर में स्थित है, ये राजस्थान का प्रथम संग्रहालय है। अगला प्रश्न है, कविराजा श्यामल दास को कवि राजा की उपाधि किसने दी? तो महाराणा सज्जन सिंह ने कवि राजा की उपाधि दी है श्यामल दास को। अगला प्रश्न है, गूदड़ संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ स्थित है? तो ये दांतड़ा भीलवाड़ा में स्थित है। अगला प्रश्न है, नवल संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ स्थित है? तो ये जोधपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, चरणदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ स्थित है? तो ये दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, अलखिया संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ स्थित है? तो ये बीकानेर में स्थित है। अगला प्रश्न है, दादू पंथ का अधिकांश साहित्य किस बोली में लिपिबद्ध है? तो ये मेवाती भाषा में या बोली में लिपिबद्ध है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में 13 पंथ के प्रवर्तक कौन हैं? तो बीखंड जी जो हैं वो 13 पंथ के प्रवर्तक हैं। अगला प्रश्न है, द्वारिकाधीश जी का मंदिर राजस्थान में कहाँ है? तो कांकरोली राजसमंद में द्वारिकाधीश जी का प्रमुख मंदिर है। अगला प्रश्न है, श्रीनाथ जी का मंदिर कहाँ स्थित है? तो नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी का मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न है, मथुराधीश जी का मंदिर कहाँ स्थित है? तो कोटा में स्थित है ये। अगला प्रश्न है, गोविंद देव जी का मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये जयपुर में स्थित है। अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन ने कौन सा सिलसिला शुरू किया है? तो चिश्ती सिलसिला शुरू किया है अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन ने। अगला प्रश्न है, संत भूरीबाई अलखा कार्यक्षेत्र कौन सा है? तो मेवाड़ जो है वो भूरीबाई अलखा कार्यक्षेत्र है। अगला प्रश्न है, दादू ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया था? तो नारायणा में बिताया था दादू ने अपना अंतिम समय। अगला प्रश्न है, राजस्थान में शैव मत को मानने वाली रियासत कौन सी थी? तो जोधपुर रियासत शैव मत को मानने वाली रियासत। अगला प्रश्न है, वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल कौन सा है? तो नाथद्वारा जो है वो वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल है। अगला प्रश्न है, जाम्बोजी जी के अनुयायी किस संप्रदाय के लोग थे? तो विश्नोई संप्रदाय के लोग जाम्बोजी जी के अनुयायी थे। अगला प्रश्न है, सन्यासियों के सुल्तान के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो पीर हाजी निजामुद्दीन सन्यासियों के सुल्तान के नाम से जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, सलेमाबाद में किस संप्रदाय की प्रधान पीठ स्थित है? तो निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ सलेमाबाद अजमेर में स्थित है। अगला प्रश्न है, पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन हैं? तो वल्लभाचार्य जो है वो पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक हैं। अगला प्रश्न है, नागौर किस सूफी संत की दरगाह के लिए प्रसिद्ध है? तो हमीदुद्दीन नागौरी की दरगाह के लिए नागौर प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, जाम्बोजी किस संप्रदाय के प्रवर्तक हैं? तो विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक हैं वो। अगला प्रश्न है, वल्लभ संप्रदाय की महत्वपूर्ण पीठ कहाँ स्थित है? तो ये नाथद्वारा में स्थित है। अगला प्रश्न है, रामस्नेही संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ स्थित है? तो ये शाहपुरा भीलवाड़ा में स्थित है। अगला प्रश्न है, जाम्बोजी का जन्म स्थान किस जिले में है? तो नागौर जिले में पीपासर नामक स्थान पर उनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, दादू पंथ की मुख्य गद्दी कहाँ स्थित है? तो ये नारायणा में स्थित है और नारायणा जयपुर में है। अगला प्रश्न है, तेरापंथी संप्रदाय की धर्म किस धर्म से जुड़ा हुआ है? तो ये जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, संत पीपा की गुफा कहाँ स्थित है? तो ये पीपाड़ में स्थित है। अगला प्रश्न है, नगला पीठ किस संप्रदाय से संबंधित है? तो ये लालदासी संप्रदाय से संबंधित है नगला पीठ और ये नगला भरतपुर में है। अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन राजस्थान में फैलाने वाले संत कौन हैं? तो दादू दयाल जो थे वो भक्ति आंदोलन राजस्थान में फैलाने वाले संत थे।
अगला प्रश्न है मीरा के पति का नाम क्या था? तो राजकुमार भोजराज जो थे वो मीरा के पति थे। अगला प्रश्न है मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध संत कौन थे? तो लाल दास जी मध्यकालीन मेवात में प्रसिद्ध संत थे मेवात के। अगला प्रश्न है ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण पहचानता है, उसके दुर्गुण व जाति नहीं पूछता। आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी, यह सिद्धांत किसने दिया था? तो ये सिद्धांत रामानंद ने दिया था। अगला प्रश्न है पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक कौन हैं? तो लव कुश जो थे वो पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक थे। अगला प्रश्न नाथ संप्रदाय की प्रमुख गद्दी कहाँ स्थित है? तो जोधपुर में स्थित है नाथ संप्रदाय की प्रमुख गद्दी। अगला प्रश्न है संत पीपा के अनुसार मोक्ष का साधन क्या है? तो मोक्ष का साधन हो जाएगा भक्ति। भक्ति है संत पीपा के अनुसार मोक्ष का साधन। अगला प्रश्न है मीरा ने अपना अंतिम समय किस स्थान पर बिताया? तो द्वारिका में बिताया था उन्होंने अपने जीवन का अंतिम समय। अगला प्रश्न रेण का संबंध किस संप्रदाय से है? तो रेण का संबंध राम स्नेही संप्रदाय से है और ये टोंक में स्थित है। अगला प्रश्न है अभिलेखों के आधार पर राजस्थान में 8वीं सदी के मध्य किस देवता की सर्वोच्च रूप में पूजा की जाती थी? तो शिव की जो है 8वीं शताब्दी के मध्य देवता के रूप में सर्वोच्च रूप में पूजा होती थी। अगला प्रश्न राजस्थान का उत्तर तोताद्री कहलाता है? तो गलता जी को राजस्थान का उत्तर तोताद्री कहा जाता है। अगला प्रश्न है राजस्थान में उंदरिया पंथ किस जनजाति में प्रचलित है? तो भील जनजाति में उंदरिया पंथ प्रचलित है। अगला प्रश्न है आचार्य तुलसी ने अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात कब किया? तो 1949 में आचार्य तुलसी ने अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात किया। अगला प्रश्न है बालिंद जी किसके गुरु थे? तो बालिंद जी तो जो थे वो दादू दयाल के गुरु थे। अगला प्रश्न है अलखिया संप्रदाय की स्थापना किसने की है? तो अलखिया संप्रदाय की स्थापना लालगिरी ने की है। अगला प्रश्न है मंत्र राज प्रकाश किस संत के आध्यात्मिक विचारों का संकलन है? तो हरिदास जी के आध्यात्मिक विचारों का संकलन है मंत्र राज प्रकाश। अगला प्रश्न सुप्रसिद्ध कायाबेली ग्रंथ की रचना किसने की है? तो दादू दयाल ने कायाबेली नामक ग्रंथ की रचना की है। अगला प्रश्न रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो अग्रदास जी जो थे वो रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक थे। अगला प्रश्न दादू पंथ की कितनी शाखाएं हैं? तो 6 शाखाएं हैं दादू पंथ की। अगला प्रश्न गरीबदास जी, संतदास जी, जगन्नाथ जी और माधवदास जी किस संप्रदाय से संबंधित हैं? तो ये दादू पंथ जो था उससे संबंधित थे। अगला प्रश्न है संत माओ जी का संबंध किस जिले से है? तो डूंगरपुर से संत माओ जी का संबंध है। अगला प्रश्न है सांबर झील में किस लोक देवी का मंदिर है? तो शाकंभरी माता का मंदिर सांबर झील में है। अगला प्रश्न है क्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति में महत्व किस रूप में रहा है? तो क्षेत्र यानी कि क्षेत्रपाल जो नामक लोक देवता थे इनका संबंध राजस्थानी संस्कृति में किस रूप में रहा है? तो ये ग्राम देवता के रूप में पूजे जाते थे। अगला प्रश्न जेठ मल्होत राठौड़ को किस लोक देवता के रूप में माना जाता था? तो ये आलमजी नामक लोक देवता के नाम से प्रसिद्ध थे। अगला प्रश्न है केवाय माता मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो चच ने केवाय माता मंदिर का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है गोगा जी का मेला किस माह में भरता है? तो भाद्रपद मास में गोगा जी का मेला भरता है। अगला प्रश्न है तेजा जी का जन्म स्थान कहाँ है? तो खरनाल नागौर में एक स्थान है जहाँ पर तेजा जी का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ स्थित है? तो तिलवाड़ा बाड़मेर में मल्लीनाथ जी का मंदिर है। अगला प्रश्न है प्लेग रक्षक व ऊँटों के देवता के रूप में कौन प्रसिद्ध हैं? तो पाबू जी प्लेग रक्षक व ऊँटों के देवता माने जाते हैं। अगला प्रश्न है मुस्लिमों से गायें छुड़ाते हुए कौन मारे गए? तो गोगा जी मुस्लिमों से गायें छुड़ाते हुए मारे गए थे। अगला प्रश्न राजसमंद झील में किस लोक देवी का मंदिर है? तो घेवर माता का मंदिर है राजसमंद झील में। अगला प्रश्न है सर्पदंश के इलाज के लिए पूजे जाते हैं? तो गोगा जी जो हैं वो सर्पदंश के इलाज के लिए पूजे जाते हैं। अगला प्रश्न है किस मंदिर में भक्तों को इच्छानुसार शराब का प्रसाद मिलता है? तो शिला देवी मंदिर जयपुर का, वहाँ पर भक्तों के इच्छानुसार शराब का प्रसाद मिलता है। अगला प्रश्न है जोधपुर के राठौड़ों की देवी जिसकी 18 भुजाएं हैं कौन हैं? तो नागणेची माता जो है वो 18 भुजाओं वाली देवी हैं। अगला प्रश्न है भुरिया बाबा किस जाति के आराध्य देव हैं? तो गोडवाड़ के मीणाओं के आराध्य देव हैं भुरिया बाबा, इन्हें गोमतेश्वर भी कहते हैं। अगला प्रश्न है तेजा जी का मुख्य तीर्थ स्थल कौन सा है? तो परबतसर नागौर मुख्य तीर्थ स्थल है तेजा जी का। अगला प्रश्न है जैसलमेर के भाटी राजपूत किस लोक देवी की पूजा करते हैं?
तो आवड़ माता, आवरी माता व हिंगलाज माता की पूजा करते हैं जैसलमेर के बाटी राजपूत। अगला प्रश्न है, 13 ताली नृत्य किसकी प्रार्थना में किया जाता है? तो रामदेव जी की प्रार्थना में किया जाता है 13 ताली नृत्य। अगला प्रश्न है, गायों की रक्षा में प्राणोत्सर्ग किसने किया है? तो तेजाजी, पाबूजी और गोगा जी ने गायों की रक्षा के लिए प्राणोत्सर्ग किया है। अगला प्रश्न है, जीण माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो जीण माता का मंदिर सीकर में स्थित है। अगला प्रश्न है, लोक साहित्य में किस लोक देवी का गीत सर्वाधिक लंबा है? तो जीण माता का जो गीत है वो सर्वाधिक लंबा है राजस्थानी लोक साहित्य में। अगला प्रश्न है, आशापुरा देवी किस वंश की कुलदेवी है? तो ये चौहान वंश की कुलदेवी है। तो दोस्तों ये हुए राजस्थान इतिहास से संबंधित 500 प्रश्न पूरे। आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको ऐसे ही क्विज़ मिलते रहें, आपको ऐसे ही प्रश्न मिलते रहें। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन प्रेस करें, ऑल सेलेक्ट करें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।